नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में कोविड नहीं मोविड फैला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को सही ढंग से मैनेज न कर पाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार को महामारी से निपटने के मामले में पूरी तरह अक्षम करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में कोविड नहीं बल्कि मोविड फैला है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन लेते तो केवल कोविड होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने एक्शन से देश में कोरोना के लिए जगह बना दी। उन्होंने इलाज के इंतजाम करने के बजाय कभी थाली बजवाकर तो कभी पश्चिम बंगाल में बड़ी सभाएं करके देश भर में कोरोना फैला दिया। यही वजह है कि वे इस महामारी को मोविड कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ ही नहीं आया। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। ये दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने केवल नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसी कारण देश में दूसरी लहर आई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में 31 मई से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है और नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया 31 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एलजी की अध्यक्षता में लॉकडाउन खोलने को लेकर मीटिंग हुई। दिल्ली में 31 मई से निर्माण गतिविधियों की बहाली और कारखानों को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 1.5% हो गई है, लेकिन वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करोड़ों लोगों की मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली में अब कोरोना केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अनलॉक करने का समय है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा ना हो कि कोरोना से लोग बच जाएं और भूखमरी से मर जाएं, इसलिए अब आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में हमें निचले वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों, प्रवासी कामगारों का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी, आधे घंटे देर से पहुंचकर अलग से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, चक्रवात यास से बंगाल को पहुंचे नुकसान का आकलन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को कलाईकुंडा एयरपोर्ट बेस पर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। वह राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंगोपाध्याय के साथ आधे घंटे देर से वहां पहुंची और प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए बंगाल के दीघा व सुंदरवन इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10-10 हजार करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। इसके बाद दीघा में प्रशासनिक बैठक का हवाला देते हुए वे तुरंत वहां से निकल गई। आपको बता दें दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना हुआ था। ममता बनर्जी के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह भाजपा नेता व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित किया जाना बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रामदेव और आईएमए विवाद में कूदी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की संस्था नीमा, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विवाद में अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भी कूद गई है। नीमा ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पत्र लिखकर पूछा है कि देश में कोरोना संक्रमण से जो रिकवरी रेट ज्यादा है और मौतों की दर कम है, उसे क्या सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर की मेहनत है? आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कोई योगदान नहीं है। शुक्रवार को लिखे पत्र में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्था ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर भी निशाना साधा है। आईएमए को भारतीय एलोपैथिक संघ कहते हुए नीमा ने लिखा है कि आईएमए के जो पदाधिकारी आज रामदेव को अनपढ़ कहकर उन पर सीधा निशाना साध रहे हैं, वो खुद आए दिन कोरोना काल में भी अपने निजी स्वार्थ के कारण हड़ताल पर जाने की धमकी देते रहे हैं। अपने पत्र में नीमा ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि जिस तरह उन्होंने स्वामी रामदेव
महादेव को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि देश को कोरोना संक्रमण की मार से बचाने में सिर्फ एलोपैथिक चिकित्सकों का योगदान है। उसे देश के 7 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की अंतर्यात्मा को ठेस पहुंची है। साथ ही नीमा ने स्वास्थ्य मंत्री से आयुर्वेद को सूडो साइंस कहने वालों पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। नीमा ने अपने पत्र में कहा है कि आयुर्वेद को सूडो साइंस कहने वाले न सिर्फ देश का बल्कि पूरी मानव जाति का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले कोविड रोगियों के परिजन को मिलेगा मुआवजा, दिल्ली गवर्नमेंट ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले कोविड-19 रोगियों के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो कि मुआवजे की रूपरेखा तैयार करेगी। इस कमेटी में 6 डॉक्टर्स हैं। समिति उस रूपरेखा को आकार देगी जिसके आधार पर मृतक कोविड रोगी के परिजनों को अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस कमेटी को संबंधित अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई, स्टॉक और स्टोरेज से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जांच करने का अधिकार होगा। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा था या नहीं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कमेटी को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव दिल्ली को भेजनी होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बंगाल और उड़ीसा का हवाई सर्वे। दोनों राज्यों को 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण कर यास तूफान से मची तबाही का जायजा लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। इसमें से 500 करोड़ रुपए उड़ीसा और 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल, झारखंड के लिए दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने बचाव कार्य संबंधित किए जा रहे सभी प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को आश्वस्त किया है कि सभी जरूरी मदद दी जाएगी। तबाही के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम बनाई गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के लिए 4,000 रुपए पाने का शानदार मौका, 30 जून तक स्कीम में करें अप्लाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 9.5 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे। 8वीं किस्त के तहत लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की रकम दी गई है। इस तरह सरकार ने कुल 20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 2,000 रुपए की यह रकम नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे में किसानों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि अगर उन्होंने 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इसे मंजूरी मिल गई तो अप्रैल जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिल जाएगी और अगस्त की नई किस्त भी अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश सरकार सख्त, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मई में गुपचुप शादी रचाने वालों को देगी बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान जिन जोड़ों ने मई 2021 में शादी रचाई है, सरकार ने उनके खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार दंड स्वरूप इन जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी क्योंकि सरकार ने कोविड मामले बढ़ने के कारण मई महीने में शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी राज्य में कम से कम 130 विवाह समारोह होने की जानकारी मिली है। इन लोगों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना कर गुप्त रूप से शादी समारोह आयोजित किए थे। इसे देखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय को आदेश दिया गया है कि वह मई 2021 में शादी करने वाले जोड़ों को शादी प्रमाण पत्र जारी न करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि इन जोड़ों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने के लिए धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। कुछ जिला कलेक्टर ने तो ऐसी शादियों को अवैध घोषित करने तक के आदेश दे दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाए तो उनके खिलाफ भी धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टोल प्लाजा पर अगर वेटिंग की लाइन है लंबी तो फ्री में पास होगी गाड़ियां। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच गाड़ी चलाने वालों के लिए बहुत राहत भरी खबर आई है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के हिसाब से टोल प्लाजा पर अगर आपकी गाड़ी वेटिंग लाइन में है तो एक निश्चित दूरी तक की गाड़ियों को बूथ से फ्री पास किया जाएगा। NHAI की नई गाइडलाइन कहती है कि यदि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की वेटिंग लाइन है तो बूथ से 100 मीटर दूर तक खड़ी गाड़ियों को बिना किसी शुल्क के गुजारा जाएगा। ये काम तब तक होगा जब तक कि वेटिंग की लाइन 100 मीटर के दायरे में नहीं आ जाती। टोल बूथ पर वेटिंग टाइम को कम करने और ट्रैफिक के आसानी से गुजरने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नियमों में यह बदलाव किया है। टोल बूथ पर वेटिंग को 100 मीटर तक सीमित करने के लिए हर लेन में बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन खींची जाएगी और अगर वेटिंग लाइन इस लाइन के पार चली जाती है तो आगे खड़ी गाड़ियों को बूथ से फ्री पास करने दिया जाएगा ताकि वेटिंग लाइन इस मार्ग के अंदर रहे। आपको बता दें दोस्तों, देश में हाईवे पर यात्रा करने के लिए इस साल फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो गया है। देश के अधिकतर टोल प्लाजा पर 96% कलेक्शन अब फास्टैग से हो रहा है, जबकि कुछ इलाकों में यह 99% तक हो चुका है। ऐसे में 100 मीटर तक की दूरी पर वेट कर रहे वाहनों को जब टोल बूथ से फ्री में गुजारा जाएगा तो उनके फास्टैग से भी कोई राशि नहीं कटेगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक कार को टोल बूथ क्रॉस करने में कितना समय लगना चाहिए उसकी भी सीमा तय की है, जो कि 10 सेकंड है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। IPL 2021 के भविष्य पर फैसला, आज BCCI कर सकती है शेड्यूल का ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज ऑनलाइन होने वाली विशेषज्ञ आम बैठक में प्रीमियर लीग यानी कि IPL के बाकी बचे 31 मैचों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच UAE में कराने पर फैसला कर सकता है। बैठक का एजेंडा भारत में व्याप्त महामारी के मद्देनजर आगामी क्रिकेट सत्र पर चर्चा करना है। एजेंडे के व्यापक दायरे में सदस्यों को ICC T20 वर्ल्ड कप और रद्द किए गए रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र के लिए घरेलू क्रिकेटरों के लिए विलंबित मुआवजे के पैकेज पर चर्चा करना भी शामिल है। BCCI T20 वर्ल्ड कप को भारत में ही आयोजित करवाना चाहता है और 1 जून को ICC के बोर्ड की बैठक के दौरान वह खेल के इस वैश्विक निकाय को कोई भी फैसला लेने से पहले भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए इंतजार करने को कहेगा। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के शनिवार को मुंबई से बैठक की अध्यक्षता करने की उम्मीद है। IPL के 18 से 20 सितंबर के बीच फिर से शुरू होने और 10 अक्टूबर को समाप्त होने की उम्मीद है। UAE के अबू धाबी, दुबई और शारजाह में 3 स्थानों पर इसके मैचों की मेजबानी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इकोनॉमी में डिजिटल इंडिया को झटका, नकदी का इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े इस अभियान को तगड़ी चोट पहुंचाते दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश में नकदी का इस्तेमाल सकल घरेलू उत्पाद के 14.7% तक चला गया है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। नोटबंदी वाले साल में के GDP अनुपात काफी कम था और उसके बाद यह बढ़ता ही गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले हमेशा नकदी और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 12% से कम रहा है। साल 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था तो उसके बाद सरकार की यह कोशिश थी कि देश में नकदी का इस्तेमाल कम से कम हो और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कार्ड UPI से ट्रांजैक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई। नोटबंदी की वजह से वित्त वर्ष 2016-17 में नगद GDP अनुपात महज 8.67% रहा था, लेकिन ये गिरावट थोड़े समय की साबित हुई। साल 2019-20 में केस GDP अनुपात बढ़कर 12.03% पहुंच गया। अब ये रिकॉर्ड लेवल 17.2% पर पहुंच गया है, जो कि 1 साल पहले 14% था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर बिहार UP तक पानी ही पानी हो गया है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और UP तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जनजीवन को भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी UP के कई जिलों में बीते 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने वाले यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमजोर पड़ चुका है, मगर इसका असर मौसम पर दिख सकता है। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम
मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं में बढ़त के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 527 रुपए की तेजी के साथ 48,589 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक बीते सत्र में इसका बंद भाव 48,062 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी भी इस दौरान 1,043 रुपए की तेजी के साथ 71,775 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 70,732 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों सोने का भाव तेजी के साथ $1908 प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी का भाव $28.060 प्रति औंस पर लगभग नहीं बदला। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूएन एम्बेसडर पद से हटाए गए रणदीप हुड्डा। जी हां दोस्तों, अभिनेता रणदीप हुड्डा को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी जातियों के संरक्षण संबंधित संधि के राजदूत के पद से हटा दिया है। अभिनेता की सोशल मीडिया पर 9 वर्ष पुराने एक वीडियो के लिए आलोचना की जा रही है, जिसमें वह मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते नजर आते हैं। एक मीडिया घराने द्वारा 2012 में आयोजित एक कार्यक्रम का यह 43 सेकंड का वीडियो है, जिसे ट्विटर पर एक व्यक्ति ने साझा किया है। इस वीडियो में रणदीप हुड्डा ने एक चुटकुला सुनाया, जिसे जातिवाद एवं कामुक बताया जा रहा है और वह दर्शकों के साथ हंसते भी नजर आ रहे हैं। सीएमएस की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है कि सीएमएस सचिवालय को वीडियो में की गई टिप्पणी आपत्तिजनक लगी और वह सीएमएस सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को नहीं दर्शाती। बयान में यह भी कहा गया है कि रणदीप हुड्डा सीएमएस के राजदूत नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा की हुई बिग बास्केट, अब ग्रोसोफर, जियो मार्ट, अमेजन को मिलेगी और कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स ने ऑनलाइन ग्रोसरी सेल बिग बास्केट में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब यह दिग्गज भारतीय कारोबारी समूह अमेजन.com, वॉलमार्ट की अगुवाई वाली फ्लिपकार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मार्ट को सीधी टक्कर दे पाएगा। टाटा सन्स की इकाई टाटा डिजिटल लिमिटेड ने बिग बास्केट की यह हिस्सेदारी खरीदी है। टाटा ने शुक्रवार को इस डील के बारे में अन्य किसी तरह के वितरण देने से इनकार कर दिया है। वहीं बिग बास्केट को इस बाबत पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं मिल सका। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय प्राधिकरण आयोग ने मार्च में टाटा डिजिटल द्वारा बिग बास्केट की 64.3% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।